हम सब जानते हैं कि मोदी जी को 9 वर्ष की सरकार 9 वर्ष की सरकार पूरी किया उन्होंने, और इन 9 वर्षों में देश के विकास के लिए उन्होंने बहुत से कदम उठाए जो मैं आज गिना नहीं सकता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में उन्होंने अपने काम किए हैं। उन सभी कामों को लेकर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और हमारे महाराष्ट्र के हमारे नेता देवेंद्र जी और चंद्रशेखर बावनकुळे जी के नेतृत्व में हम महाराष्ट्र में इस 9 वर्ष के अभियान को चलाने का हमने तय किया है। और यही केंद्र से और महाराष्ट्र सरकार द्वारा, केंद्र और महाराष्ट्र सरकार ने जो काम किए उनको लोगों के बीच में लेके जाना। जैसे कार्यक्रम की, मोदी जी के कार्यक्रम की हम बात करें तो 31 तारीख से, आज से लेकर 30 जून तक हम अलग अलग अभियान को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे। उसमें आज मोदी जी राजस्थान से संबोधित करेंगे और लोगों को जानकारी देंगे कि कौन कौन से कार्यक्रम किए, और उन कार्यक्रमों को लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे। इसी तरह 1 तारीख से 22 जून तक समर्थक से समर्थन तक प्रत्येक विधानसभा में जो प्रभावशाली व्यक्ति है, जिसको हम की वोटर कहते हैं, या फिर कलाकार होंगे, पत्रकार होंगे, टीचर्स होंगे, प्रोफेसर होंगे, सीए होंगे, एडवोकेट होंगे, डॉक्टर होंगे, ऐसे जिनको हम की वोटर मानते हैं, ऐसे लोगों से जनसंपर्क करना, उनके साथ बातचीत करना। उसके साथ ही प्रत्येक विधानसभा में जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, सीनियर लीडर हैं, उनकी हम 48 लोकसभा जो है उसमें बड़ी रैली करने का हमने तय किया है। फिर जैसे आज हम पत्रकार परिषद कर रहे हैं, वैसे जब राष्ट्रीय नेता आएंगे, मीरा भाईंदर में आए या हमारे महाराष्ट्र के नेता आएंगे, तब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उस विषय को लेकर जाएंगे। इस बीच में हम जो इंटेलेक्चुअल हैं, जैसे हमने कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए या डॉक्टर या पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, ऐसे लोगों का कॉन्फ्रेंस करना, और ऐसे लोगों के बीच में जो इमरजेंसी लगी थी 25 जून को, उस इमरजेंसी के बारे में बताना, जिसको हम आनी बानी बोलते हैं, आपातकाल बोलते हैं, इमरजेंसी। उस इमरजेंसी में जब इंदिरा गांधी चुनाव हारी थी, तब जब इमरजेंसी उन्होंने लगाई, तब उस समय की घटना जो 2-2.5 साल की थी, और उसके बाद आप सबको पता है जनता पार्टी बनी और जनता पार्टी की सरकार हुई, तो उसके बारे में लोगों को जानकारी देना। जैसा हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हुआ है। यूट्यूब के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों ने बहुत बड़ा एक क्षेत्र बनाया है यूट्यूब के माध्यम से। तो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच में जाना और मोदी जी के किए हुए कामों को लोगों के बीच में रखना, ऐसा एक हमने तय किया है। फिर जो व्यापारी हैं, जो व्यापारी अपने बिजनेस कर रहे हैं, व्यापारी सेल है, उनकी बैठक लगाना, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करना। जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के मोर्चे हैं, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, फिर अल्पसंख्यक मोर्चे, ऐसे 7 मोर्चे हैं, उनका ज्वाइंट कार्यक्रम करना, युवा मोर्चा द्वारा बाइक रैली निकालना। और जो लाभार्थी हैं, उन लाभार्थी, जैसे हमने बताया कि लाभार्थी मतलब जिन लोगों को मेडिकल सुविधाएं मिली है, आयुष्मान भारत के माध्यम से मिला होगा, महात्मा फुले योजना है, जिससे लोगों को 5 लाख तक की मेडिसिन हम लोग फ्री देते हैं, मेडिकल चीज़ें हम लोग फ्री बांटते हैं, तो उस माध्यम से। फिर हम जानते हैं कि उज्ज्वला गैस का माध्यम हो, चाहे राशन देना हो, अलग अलग माध्यमों से हम लाभार्थियों को हमने मोदी जी ने मदद की है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने लोगों को घर बना के दिए हैं, उनको चूल्हा दिया है, धुआं मुक्त भारत बनाने का हमने काम किया है, जीरो बैलेंस अकाउंट खोलने की बात की है, जनधन योजना है। ऐसे सैकड़ों योजनाएं हैं जो मोदी जी ने अलग अलग वर्गों के लिए की है। तो उस लाभार्थियों का एक मेड़ावा, इस तरह से मोदी @9 विशेष जनसंपर्क अभियान ये आने वाले 30 दिनों में हम चलाएंगे, और इस माध्यम से मोदी जी के किए हुए कामों को लोगों के बीच में लेकर जाएंगे। आज का जो आप लोगों से मिलना था, बातचीत करना था, ये विषय है। आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हमारे बीच में हमारी आमदार जैन मैडम भी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। सर, ये विपक्षी दलों का ये आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करती है। क्या आरोप है? फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन, मोनोपोली। यदि कोई विरोध करता है तो ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स निकल जाता है और उसका ट्रांजैक्शन निकल जाता है।
कोरोना में जो लोग मरे हैं उनको आज तक मुआवजा नहीं मिला, ये मेरा नहीं विरोधी पक्षों का आरोप है, क्या कहेंगे? नहीं, विरोधी पक्ष का आरोप लगाना काम है। शासन अपने नियमों के अनुसार काम करता है। शासन और प्रशासन ये जो नियम है उस नियम से काम करता है। और जो घोषणाएं जब कोविड काल में काम नहीं हुआ तो मैं मान सकता हूँ महाराष्ट्र में काम नहीं हुआ, क्योंकि जब टास्क फोर्स बना था और उस समय सरकार किसकी थी आप सब जानते हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी थे जिन्होंने फेसबुक द्वारा काम किया। कोविड काल में जो महाराष्ट्र में टास्क फोर्स बना बीजेपी का, उसका मैं महाराष्ट्र का प्रमुख था। और मैं आपको सबको बताऊं कि आपने कोविड की बात की भाई साहब, तो सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन ये महाराष्ट्र को दिया गया उस समय, क्योंकि मुझे पता है। लेकिन सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी महाराष्ट्र में हुई, क्योंकि ऑक्सीजन की शॉर्टेज, बेड की शॉर्टेज ये महाराष्ट्र में थी, क्योंकि उस समय की अघाड़ी सरकार ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। जहाँ जहाँ पे हमारी सरकारें हैं या जहाँ जहाँ पे मोदी जी हैं या जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं, हमने जो वादे किए वादों को पूरा करने का काम किया। विरोधी का काम है आरोप लगाना, अभी वो अपना काम करते रहेंगे, उसके लिए तो उनसे ही ज़्यादा पूछेंगे तो अच्छा। सर अभी आरोप पे बात नहीं करेंगे, सीधा जो कैमरे पर ऑन रिकॉर्ड आता है उसके लेके सवाल है। नागरिक मोदी जी ने हजारों योजनाएं लाई 9 साल के कार्यकाल में, हजारों करोड़ रुपए, सबकी बात कर नहीं सकते, सबके सवाल कर नहीं सकते। मेरे खाते में एक सवाल है, एक ही सवाल आपसे पूछता हूँ सर, वो भी जो ऑन कैमरा है, आरोप प्रत्यारोप वाला नहीं है। महिला सशक्तिकरण को लेकर बहुत सारी योजनाएं, एक योजना नहीं, जो पहलवानों के साथ हो रहा है, जो कैमरे पे है, रिकॉर्ड पे है, उसको लेकर आपकी सरकार कुछ कहेगी या आप कहेंगे उसके प्रतिनिधि के तौर पर? जो दिल्ली पुलिस ने किया, सरकारी गैंग के रूप में किया, उसके बारे में आप कहना चाहेंगे कि उसमें संसद के ऊपर सीधे सवाल उठे? कानून भी ऐसा है जो जिसमें सीधे गिरफ्तार होते हैं, बाद में उनको छूट मिल जाए वो अलग विषय है, वो कानून का विषय है। तो वहाँ कानून का पालन क्यों नहीं? इसमें कुछ कहना चाहेंगे कि ये भी योजना मोदी जी की ही हिस्से में है? नहीं, आपका जो प्रश्न है वो दिल्ली बेस्ड प्रश्न है, और दिल्ली में जो घटना घटी उसकी जानकारी जब हमारे केंद्रीय नेता आएंगे तो वो अधिक जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि मेरे पास महाराष्ट्र की जानकारी है, और विशेष करके मुंबई, और मेरे पास जब मीरा भाईंदर का प्रभाग है तो मीरा भाईंदर के विषय में या जो मुंबई के विषय में या महाराष्ट्र के विषय में हम लोग काम कर रहे हैं। दिल्ली का विषय जब दिल्ली के केंद्रीय नेता आएंगे तो आप निश्चित उनसे आप पूछेंगे तो मेरे से अधिक अच्छी तरह से आपको बता पाएंगे। सर आप इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी के समय में, तो सर आपको नहीं लगता है कि महाराष्ट्र सरकार चुनाव नहीं करा के महाराष्ट्र में इमरजेंसी की स्थिति बना के रखे हुई? देखिए, महाराष्ट्र में जो चुनाव नगर पालिका या महानगर पालिका के रुके हैं, ये पिछले 2-2.5 सालों से रुके हुए हैं, बराबर है। और 2-2.5 साल पहले किसकी सरकार थी ये भी आपको पता है। अपनी सरकार आने के बाद, देवेंद्र जी और एकनाथ शिंदे जी के आने के बाद, कोर्ट में जो इशू था, चाहे ओबीसी का मामला हो या अलग अलग प्रभाग, अभी यहाँ पर कुछ 106 प्रभाग हुए हैं ना, फिर वापस वो 92 के प्रभाग पे आए। मुंबई में 336 पे से वापस 227 पे आए। तो ये जो डिस्प्यूट थे उसको पूरा करके फिर से चुनाव करने की प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी आई है। जो 2-2.5 साल पिछली सरकार थी उस सरकार ने चुनाव नहीं कराए, तो हम उन लोगों से पूछ सकते हैं कि आपने चुनाव क्यों नहीं कराए। आने वाले, मुझे लगता है कि एक कानूनी प्रक्रिया कंप्लीट करके बरसात के बाद चुनाव होने की संभावना है। सर, ये मोदी हेडलाइन में आप समाज के हर वर्ग के पास आप जाना चाहते हैं, लेकिन मीरा भाईंदर में जो गुटबाजी है उसके लिए आप क्या करेंगे, कैसे समाप्त करेंगे? मुझे लगता है कि गुटबाजी का विषय इस समय नहीं है, क्योंकि इस समय हम मोदी जी के कार्यक्रमों को लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं, और हम सभी से मिलने का मेरा काम चल रहा है। मैं सभी से मिल रहा हूँ, और गुटबाजी विषय मेरे सामने तो अभी तक नहीं आई है। आपने निश्चित मुझे बताया तो उसके बारे में मैं बात करूँ। और बोलूँ, जब कहीं और कॉन्फ्रेंस के आयोजित होता है तब इधर भी होता है, दोनों तरफ बराबर वो आग लगी हुई है, तो ये कैसे समाप्त होगा? नहीं, कैसा है कि आज हमारे पूरे जिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और कई विधानसभाओं में, जैसे अलग अलग विधानसभाओं में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस अलग अलग लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी जैसा आपने प्रश्न पूछा है तो और कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी कमल को लेकर जो काम करता है वो भारतीय जनता पार्टी का है। जो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध बात करता होगा तो फिर उसके बारे में सोचा जाता है। तो आज ये पूरे जिला की, पूरे लोकसभा की प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर है, और मोदी जी के कार्यक्रमों को लेकर हम लोगों के पास जा रहे हैं। सर, मोदी जी की महत्वपूर्ण एक योजना थी स्मार्ट सिटी, तो महाराष्ट्र की मैं बात करता पूरे देश में जानना चाहता हूँ
कि महाराष्ट्र में कितनी स्मार्ट सिटी डेवलप हो गई है, 9 साल। उनके नाम बताइए। 9 साल तो पूरी तरह से स्मार्ट हो गई है। नहीं, स्मार्ट सिटी का आपने निश्चित आपने विषय निकाला है। तो स्मार्ट सिटी मतलब क्या? स्मार्ट सिटी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट सिटी मतलब वहाँ की सुविधाएं। और आप देख रहे होंगे चाहे महाराष्ट्र हो चाहे देश हो, आप लोग उसी पैरामीटर से मैं जानना चाहता हूँ, जो सरकार का पैरामीटर है, कितनी सारे स्मार्ट हो गए हैं। नहीं, उसके हम अगर आपने प्रश्न पूछा तो निश्चित उसकी जानकारी लेकर मैं दूंगा। आज इस समय कितनी सिटी स्मार्ट हुई है वो मुझे भी चेक करना पड़ेगा। लेकिन स्मार्ट सिटी का मतलब होता है कि डेवलपमेंट, हर सिटी का डेवलपमेंट। और उसमें मुंबई शहर हो, चाहे नागपुर शहर हो, चाहे औरंगाबाद हो, चाहे नासिक हो, चाहे पुणे हो, हम देख रहे हैं कि सभी शहरों के बहुत तेज़ी से विकास हो रहे हैं। आज हम अगर समृद्धि मार्ग की बात करें तो नागपुर से शिरडी तक चालू हुआ, अब शिरडी से उसको हम लेकर आए हैं नासिक तक, तो उसका एक्सटेंशन हुआ है। तो स्मार्ट सिटी मतलब क्या है? महाराष्ट्र को स्मार्ट करना मतलब क्या? तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनना। लोग कहते हैं ना कि एक ने बहुत अच्छा कहा था कि अमेरिका बहुत अमीर है, इसलिए नहीं कि बहुत पैसा है, उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमारा जब रास्ते बनेंगे, डेवलपमेंट होगा, व्यवसाय बढ़ेगा तो इनकम भी बढ़ती है। तो आज स्मार्ट मतलब हम महाराष्ट्र को स्मार्ट करने की तरफ हैं। और कौन कौन से शहर हुए निश्चित आपने पूछा तो उसकी मैं जानकारी प्रश्न थोड़ा सा अलग है। 2014 में कहा गया था 100 नए स्मार्ट सिटी बनेंगे, हमें नए नाम मिलेंगे। नागपुर सुना हुआ है, मुंबई सुना हुआ, 9 नए जो नहीं सुने थे वो आए। वैसे निश्चित मैं उसकी जानकारी लेके आपको मतलब अभी दूंगा। आपसे बात सर मेरा एक सवाल है, मोदी जी का नारा था भ्रष्टाचार मुक्त भारत का, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ऐसा उन्होंने बताया था। आप मुझे कुछ उदाहरण बताइए कि जिसमें भ्रष्टाचार के मुद्दे पर किसी पर कार्रवाई हुई हो, किसी नेता पर या किसी अधिकारी पर। ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। मैं तो और उल्टा बोलना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है। आज तक इसके पहले मंत्रियों पे आरोप लगते थे, नेताओं पे आरोप लगते थे, तो भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार में एक भी मंत्री पर, एक भी नेता पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। तो मैं सबसे मानता हूँ कि भ्रष्टाचार मुक्त मतलब आज देवेंद्र जी काम कर रहे हैं यहाँ पर, ऐसे जो हमारे अलग अलग मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, वहाँ योगी जी काम कर रहे हैं, ऐसे अलग अलग लोग काम कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि किसी पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगना और भ्रष्टाचार नहीं होना, यही भ्रष्टाचार मुक्त है, मेरा ऐसा मानना है। सर बहुत सारी योजनाएं आपने जनता को दिया है, बहुत सारी योजनाएं आपने मैंने जैसा कहा, मैंने पहले कहा कि हम महाराष्ट्र और मुंबई, अब मीरा भाईंदर में बैठे हैं तो कर्नाटक का, तो जब कर्नाटक के नेता आएंगे तो आप निश्चित पूछिए तो बता पाएंगे, क्योंकि उसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। आप कार्य गिनाएंगे लोगों के बीच में और महिलाएं पूछेंगी कि इतना महंगाई बढ़ गया, गैस का दाम बढ़ गया, उसका क्या जवाब देंगे? नहीं, देखिए ऐसा है कि जो गैस का भाव या पेट्रोल डीजल के भाव की हम बात करते हैं तो उसका जो सरकारी नियम के अनुसार जो पेट्रोल के भाव कम भी होते हैं और ज़्यादा भी होते हैं। अभी बीच में जब अपनी महाराष्ट्र में सरकार आई तो आपको पता है कि डीजल और पेट्रोल का 10 रुपये से 5 रुपये हमने कम किए। तो जहाँ पे आवश्यकता पड़ती है वहाँ पे हम लोग कम भी करते हैं। और महंगाई का जो तख्ता है वो तख्ते के अनुसार महंगाई और ऊपर चलती है। दूसरा अगर हम कहें तो आज के डेट में राशन पर आप गेहूँ का रेट, चावल का रेट वो पिछले 5 सालों में नहीं बढ़ा है। और हमने महंगाई को रोकने के लिए जब कोविड काल में भी मोदी जी ने सभी के घरों में चावल और गेहूँ देने का जो काम किया, वो सबसे बड़ा काम था कि मार्केट में रेट नहीं बढ़े। और जब गरीब आदमी को हम फ्री में धान्य दे रहे हैं तो निश्चित तौर से उसको मदद मिली और महंगाई कम करने में उसकी मदद सर एक जानकारी चाहिए मुझे कि महाराष्ट्र में, खाली महाराष्ट्र की बात करो, कितने 9 साल में कितने लड़के जो है ग्रेजुएशन किए, कमर्शियल एजुकेशन किए, और आपने कितनों को जॉब दी? नहीं, कैसा है कि जो मोदी जी ने काम किए उस विषय को लेकर आज हम जो कार्यक्रम अभियान चला रहे हैं, कैसा है कि कितने लोगों को जॉब मिला, कितना मिला, तो जो हाँ मैं वही बता, हाँ उस डिपार्टमेंट से हम जानकारी लेके हम कोशिश करेंगे आपको भेजने। 9 सालों में इस शहर में कौन सी योजनाएं या कौन से काम हुए बता सकते हैं? किस शहर में? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र मीरा भाईंदर में वहाँ के अध्यक्ष बैठे हो, उसकी ज़्यादा, या हमारी आमदार बैठी है उसकी ज़्यादा जानकारी दे सकेंगी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मोदी जी के अभियान को कैसे चलाना, किस ढंग से हम आगे लेकर जाएंगे, उसके बारे में है मेरी। जब यहाँ के विकास के बारे में जब उसकी अलग से आपने कहा कि आप इमरजेंसी के बारे में बात करेंगे लोगों से, तो इसके पीछे मकसद क्या है आपका? नहीं, आपका मुद्दा बहुत सही है कि इतिहास को हमेशा हमने याद रखना चाहिए।
हम छत्रपति शिवाजी महाराज को क्यों पढ़ते हैं? कोई आवश्यकता नहीं है 350 साल पहले की, क्या जरूरत है? लेकिन हम छत्रपति शिवाजी महाराज को इसलिए पढ़ते हैं कि हमारा गौरव है, हमारा अभिमान है। झांसी की रानी को हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमारा गौरव है। तो इतिहास को कभी नहीं भूलना, जो इतिहास भूल जाता है वो अपना जीवन भूल जाता है। तो इसी के लिए जो इमरजेंसी लगी, इमरजेंसी इस देश में एक काला इतिहास था, हम सब जानते हैं। उस समय के जो पत्रकार अगर जीवित है तो उन पत्रकारों को जाकर पूछिए कि उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, उस दिन वो जेल में उठाकर ले गए और उनके साथ क्या क्या हुआ है। मैं उन पत्रकार, अभी अगर होंगे आप पत्रकार हैं तो आप निश्चित ऐसे पत्रकार को ढूंढिए जिन्होंने इमरजेंसी में सरकार के खिलाफ एक लाइन लिखी, वो जेल गया। जिन नेताओं ने, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग जेल में थे, समाजवादी पार्टी के लोग जेल में थे। मेरा एक मित्र जेल में था जयपुर के, उसके ना बाल नोच लिए गए। मतलब इतना टॉर्चर किया गया कि हम आप कल्पना नहीं कर सकते। जो आज के लाइफ में हम जी रहे हैं वो कल्पना नहीं कर सकते। तो इमरजेंसी में जो घटना घटी और जो काला इतिहास रचा गया, जो लोग आज बोलते हैं ना कि लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र की हत्या, आज विरोधी बोलते हैं ना कि मोदी जी, तो लोकतंत्र की हत्या सही में कहाँ हुई? वो इमरजेंसी में हुई। वो लोगों तक पहुंचाना आवश्यक है। आप जहाँ बैठे हैं यहाँ पे हमारे पत्रकार लिखते हैं, आप यहाँ पे माहौल इमरजेंसी जैसा है हमारे महानगर पालिका में, तो उसके लिए रवि जी को पता है, मैडम को पता है कि उसके लिए आयुक्त की कार्रवाई क्यों नहीं होती है? इमरजेंसी तो आप यहाँ लिखिए थोड़ा सा। फिर से मेरी पत्रकारों से विनती है कि काफ़ी स्थानिक प्रश्न जो यहाँ महानगर पालिका से, आज मेरा विषय मोदी जी के 9 वर्ष के अभियान को लेकर है। ये अभियान किस तरीके से चलने वाला है, कहाँ चलेगा? नहीं, ये जो अभियान कहाँ किस तरीके से चलेगा? ये जो अभियान आपने कहा, मैंने अभी जो पढ़ा अभियान, ये पूरे देश में चलेगा आज से। और मीरा भाईंदर में अभी जितने हमारे मंडल हैं, हमारे प्रत्येक मंडल में, प्रत्येक विधानसभा में, प्रत्येक बस्ती में हम जाएंगे। हमारा एक पत्रक बन रहा है जो मोदी जी के किए हुए कामों को लेकर लोगों के घर घर जाना, जनसंपर्क करना। मैंने जैसे बताया कि इंटेलेक्चुअल से हम मिलेंगे, बुद्धिजीवी जैसे बताया, फिर पत्रकार परिषद, हमारी रैली होगी, बाइक रैली होगी। तो मोदी जी के किए हुए कामों को लोगों के बीच में लेके जाना, ये घर घर आने वाला जनसंपर्क अभियान। सर आपने कहा इतिहास से हमको सीखने की आवश्यकता है। मुझे इतिहास से सीखने की आवश्यकता है और भाजपा इतिहास को लेकर हमेशा मजबूत रहती है। सर एक दो इतिहास की बातें, जैसे जयललिता को करुणानिधि ने विधानसभा से निकाला, उनकी सरकार गिर गई। मायावती की साड़ी खींची गई, समाजवादी की सरकार गिर गई। इंदिरा गांधी को मोरारजी देसाई ने जेल में डाला, उनकी सरकार गिर गई। तो आपको नहीं लगता कल पहलवानों के साथ में एक हफ्ते पहले जंतर मंतर पे जो हुआ उसको भाजपा पे असर होगा दिल्ली में? फिर से मैंने बताया कि दिल्ली के जो प्रश्न है, दिल्ली के जो हमारे नेता हैं, दिल्ली से ही है सर, पूरी इंडिया की है। वही मैं बता रहा हूँ। मैंने आपका जो प्रश्न है, आपने वो वीडियो देखा, आपकी क्या प्रतिक्रिया? आपकी क्या प्रतिक्रिया? हमें आपकी प्रतिक्रिया चाहिए सर। सर आप इतिहास में बिलीव करते हो? इतिहास रामायण से भी शुरू हुआ, जहाँ लोग सीता का हरण हुआ, आज जो महाभारत में द्रौपदी का हरण हुआ, उसके बाद वो साम्राज्य खत्म हो गए। सर मोदी जी पूरे इंडिया के, ये सिर्फ मीरा भाईंदर के नहीं, आप यहाँ के कार्य, यहाँ के प्रभारी क्या सोचते हैं हम जानते हैं कि उनके क्या कार्य हैं। लेकिन दिल्ली में जो वीडियो वायरल हुआ है, उसी दिन संसद का उद्घाटन हो रहा था, उसी दिन महिलाओं के साथ, बहनों के साथ ये अत्याचार हो रहा था। सर आपकी क्या प्रतिक्रिया? आप प्रधानमंत्री होकर क्या करते हैं? अब तो जनता बहुत भगवान करे प्रधानमंत्री बने और आप बने प्रधानमंत्री। सर हम चाहते हैं प्रधानमंत्री बने, लेकिन बहनों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, वो मेडल वहाँ में साधे गए थे, बाहर थी। अरे चलिए पूरा अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। सेंटर में मोदी जी बैठे हैं। मेरी फिर से वही प्रतिक्रिया है कि हम आज का प्रेस, हमारा जो विषय है उस विषय से थोड़ा हट के हम बात कर रहे हैं। फिर से कोई दिल्ली के जब आएंगे नेता तो उस विषय पे आप प्रश्न पूछेंगे तो हाँ, मैं मेरी प्रतिक्रिया ही दे रहा हूँ। तो वो योग्य उत्तर ज़्यादा दे सकेंगे, क्योंकि दिल्ली का विषय है। तो दिल्ली का जब नेता आएगा तो योग्य प्रतिक्रिया दे पाएगा, उसकी पूरी जानकारी दे पाएगा। तो वो प्रश्न। ओके, धन्यवाद। 30 दिन चलने वाले इस अभियान की क्या रूपरेखा रहेगी और किस तरीके से किया जाएगा? देखिए, मोदी जी के बारे में आपने अभी तक 9 साल का अनुभव किया हो, तो उनका एक भी डिसीजन ऐसा नहीं होता जो प्रचार, चुनाव या वोट के लिए हो। वो लोगों के भलाई के लिए काम करते हैं और इसीलिए हम ये चाहते हैं कि चाहे कोई ऐसी योजना जो लोगों तक नहीं पहुंची हो, हम जाके कुछ प्रबुद्ध लोगों के घर गए या कुछ ऐसे लोगों के घर गए जो हमें इस योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में मदद मिले। जो योजनाएं वोट की खातिर नहीं है, उनके जनहितार्थ है, इसलिए वो जनहितार्थ योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने के लिए हम ये 30 दिन कोशिश करने वाले हैं।
ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलने वाले हैं। हमारा टारगेट है कि हम कम से कम 3 से 4 लाख लोगों को मिलके उन तक ये जानकारी पहुंचाए, क्योंकि उसके बाद वो अपना खुद भी जिसको भी जरूरत होगी वो जानकारी देते रहेंगे और ये जो जनहितार्थ योजना है मोदी जी की है वो लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। मैडम, आप एक महिला विधायक हैं और पिछले दिनों मनपा ने 40 शौचालय कामगारों की, जिसमें महिलाएं काफी विकलांग, उनके घर पे जो शौचालय के ऊपर बना था और 10-15 साल काम करते थे, उनको निकाल दिया गया। आज वो सड़क पे है और जब अपनी आवाज उठाते हैं तो उसको विभिन्न धाराओं में साजिश के तहत फंसाया जाता है। इसमें आपका क्या कहना है? शायद आप लोगों में से ही किसी ने हमें ये कंप्लेन दी थी कि शौचालयों का रख रखाव बराबर नहीं हो रहा है, बहुत गंदगी है, कुछ टूटे फूटे शौचालयों के हमारे पास तस्वीरें भेजी गई थी। और अगर हम अब उनको रख रखाव करने वालों को अगर बदलना चाहते हैं, शायद कॉर्पोरेशन ने इसीलिए ये लिया होगा कि अब कोई ऐसा हो जो शौचालय को बराबर रखे, क्योंकि बहुत सारी कंप्लेंट, आप भी इसके साक्षी है, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा कंप्लेंट अगर आई हो तो मीरा भाईंदर के शौचालय को लेके आई थी। ठेकेदार जो है, पुराना ठेकेदार साइन मेंटेनेंस और अभी करंट मेंटेनेंस, दोनों व्यक्ति एक है और उसी के अनियमितता कारण, सैकड़ों अनियमितता कारण उसके ठेके को रद्द किया गया। अगर दोनों व्यक्ति एक है, मैं फिर कहती हूँ क्या होता है कि कभी नाम से हम कानूनन ये नहीं कह सकते कि भाई हम आपको नहीं देंगे, क्योंकि दोनों व्यक्ति, दोनों कंपनी अलग है। अगर हमें ऐसा कुछ मिलता है कि दूसरी कंपनी भी बराबर काम नहीं करती तो मैं जरूर ये कमिश्नर जी को लिखूंगी और खुद इस बात का संज्ञान लूंगी कि वो बराबर चले, क्योंकि शौचालय मूलतः गरीबों के लिए बहुत आवश्यक वस्तु है और उसका रखरखाव ठीक है। ये जितने भी कार्य होने वाले हैं एक बूथ के थ्रू होने वाले हैं, कितने बूथ हैं और क्या क्या कार्य आगे होने वाले हैं? देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी मोदी सरकार ने गरीब कल्याण, सेवा और सुशासन के 9 वर्ष पूर्ण किए हैं। हमारे पार्टी के माध्यम से एक विशेष जनसंपर्क अभियान शुरू किया जा रहा है, जिसके अंदर आने वाले 1 महीने में हमारे भाजपा के समस्त कार्यकर्ताओं के साथ में, नेताओं के साथ में, जिसके अंदर केंद्रीय नेता भी आएंगे, प्रदेश के नेता भी आएंगे, और हम सभी लोगों ने तय किया है कि घर घर जाके आदरणीय मोदी सरकार की जो भी योजनाएं हैं, जो भी उनके किए हुए सेवा के कार्य हैं, विकास कार्य है, उन सभी की जानकारी हमें घरों घर जाके देना है। और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में पुनः जनता से मोदी जी के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने का एक अभियान हम लोगों ने तय किया है। इस अभियान के अंदर मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारे शहर जिला के अंदर हम लोगों ने एक जिला की कोर कमेटी बनाई है और प्रत्येक मंडल के अंदर भी 5-5 लोगों की एक समिति बनाई है, जिसके अंदर कई सारे कार्यक्रम हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे कि हमारे प्रत्येक विधानसभा के अंदर 50 प्रभावशाली जो विशेष परिवार है उन लोगों से संपर्क करने की बात हो, हमारे शहर के अंदर जो भी हमारे व्यापारी भाई है उन सभी व्यापारी भाइयों का एक सम्मेलन रख के उनके सुझाव और उनके लिए योजना है उसकी जानकारी देने की बात हो, पत्रकार परिषद की बात हो, उसके साथ में जो भी हमारे सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर है उन सभी को मोदी सरकार की योजनाओं की जानकारी देना, उसका एक हम सम्मेलन रखने वाले हैं। हमारे जो भाजपा के अंदर जो विविध मोर्चा है, जैसे कि महिला है, युवा है, अन्य ओबीसी है, एससी है, एसटी है, इन सभी मोर्चे का एक हम सम्मेलन लेने वाले हैं। उसके अलावा हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ नागरिक है उनका एक हम कार्यक्रम करने वाले हैं। तो ऐसे कई सारे बुद्धिजीवियों का एक कार्यक्रम करने वाले हैं। कई सारे ऐसे कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम जनता से संवाद स्थापित करेंगे और मोदी जी की योजनाएं उन तक पहुंचाने का और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने का कार्य करेंगे। रवि जी, अगर मीरा भाईंदर की बात करें तो अभी जैसे नियुक्तियां शुरू की हैं भारतीय जनता पार्टी ने, तो कहीं ना कहीं जिला अध्यक्ष के ऊपर भी एक डाउट है, तो क्या कहना चाहिए, क्योंकि आपके साथ 4-5 और नाम उछल रहे हैं मीरा भाईंदर, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक पदाधिकारी एक समर्पित कार्यकर्ता होता है और आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर नए जिला अध्यक्ष का नाम भी पार्टी के द्वारा आप सभी लोगों को दिया जाएगा और जो भी नाम होगा पूरी पार्टी एक मत के साथ में, ईमानदारी के साथ में उस जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में आने वाले समय में कार्य करेगा। मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।
है।